Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our today's topic from our history subject, class 10th, is towards civil disobedience, जिसको हम उर्दू में सिविल नाफरमानी भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम थोड़ा प्रीवियस लेसन को रिमाइंड करेंगे। पिछला हमारा लेसन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया इसलिए कि वो बहुत सारी जगहों पर वायलेंट हो गई। महात्मा गांधी इसको सिर्फ पीसफुल लाइन्स पर लेना चाहता था, तो जिसकी वजह से फरवरी 1922 इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। इसके बाद हम देखेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कांग्रेस लीडर्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने पढ़ा कि ये जो हमारे जो पॉलिटिकल कांग्रेस लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इसके दो ग्रुप हो गए थे। एक था रेडिकल्स और एक था मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स जो थे वो काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे। मॉडरेट्स जो थे वो काउंसिल में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन रेडिकल्स इसके हक में नहीं थे। फिर हमने देखा कि नागपुर सेशन में कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को आगे ले जाया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हुई 1922 में, तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या था कि बहुत से लोग जो थे जिन्होंने अब तक कोऑपरेट किया था, पब्लिक ने, आम लोगों ने, सिविलियंस ने, मुलाजमीन ने, सिविल सर्वेंट्स ने, लॉयर्स ने, सबों ने इसको कोऑपरेट किया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ वजूहात की बिना पर सिटीज़ और टाउन्स में ये मूवमेंट कमज़ोर हो गई। फिर इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्राइबल एरियाज़ के लोगों ने, पीजेंट्स ने, जो देहातों में रहते थे, प्लांटेशन वर्कर्स ने अपने अंदाज से इसको चलाना चाहा, जिसकी वजह से कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई और इसको कॉल ऑफ होना पड़ा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब कांग्रेस के लीडर्स जो हैं, जब ये कॉल ऑफ हुई तो कांग्रेस में जो ये मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ये मॉडरेट लीडर्स थे, और इन्होंने अब मशवरा किया कि हम काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो इंडिया एक्ट के तहत सेटअप किए गए थे काउंसिल इलेक्शन। तो उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको वो विद इन कांग्रेस उन्होंने एक जस्टिस पार्टी बनाई, और इन्होंने चाहा कि हम ब्रिटिशर्स को विद इन काउंसिल्स हम इनको काउंटर करेंगे, विद इन काउंसिल्स हम इनको बताएंगे कि आपकी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके जो लॉज हैं जो इंडिया में आपने लागू किए हैं, ये सारे अनडेमोक्रेटिक हैं। तो हम काउंसिल्स में जाकर ही आर्ग्यू करेंगे इनके खिलाफ, इनको बताएंगे कि आपकी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जो है इंडिया में जुल्म कर रहे हैं, और ये कानून जो आपने बनाए हैं ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, इसमें सरासर जुल्म है हर तबके के लिए। तो लेकिन जो रेडिकल लीडर्स, जो यंग लीडर्स कांग्रेस में थे, जैसे कि हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, वो रेडिकल लीडर्स हैं, और इन्होंने इससे फिर अपोजिशन की। इन्होंने कहा कि नहीं, काउंसिल में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे। तो जिसकी वजह से थोड़ा 1920 का वो माहौल बना कि कांग्रेस में थोड़ा कन्फ्लिक्ट्स हो गए। तो अब आगे बढ़कर क्या होता है कि इसके बाद इन डेवलपमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनको देख रही थी। इसी दौर में जो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, बहुत बड़ी माशी बदहाली पूरे दुनिया में आई थी, जिसकी वजह से इंडिया भी इससे मुतासिर हुआ। और इंडिया में जो फूड क्रॉप्स की डिमांड थी, एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी, वो बहुत ही कम हो गई, और प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो गए, प्राइसेस कम हो गए, और एक्सपोर्ट्स जो हैं मुल्क के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो गए, और ये पीजेंट्स जो थे सबसे ज़्यादा मुतासिर वही हुए। तो इस वजह से जो 1926 से 1930 तक
जो ये एक्सपोर्ट्स थे वो बिल्कुल कम हो गए। यानी कि एक्सपोर्ट, कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो सका, जिसकी वजह से पीजेंट्स का जो ये इनकम थी वो बहुत मुतासिर हुई, जिस वजह से वो न तो अपना रेवेन्यू अदा कर सके और न अपने लिए वो कुछ मतलब अपने अहल अयाल के लिए कुछ कर सके। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो इसी दौरान में न्यू गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थी, टोरी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, टोरी गवर्नमेंट ने ये तमाम एक्टिविटीज़ को वो देख रही थी और उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसको हम स्टैट्यूटरी कमीशन कहते हैं। और इस कमीशन को सर जॉन साइमन की सरबराही में इन्होंने ये कमीशन बनाया और इस कमीशन को इंडिया में भेजा, इसलिए भेजा कि ताकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंडियन लीडर्स को जो इख्तिलाफ है तो थोड़ा बहुत हम इनको रेस्पेक्ट देंगे, इनको थोड़ा हम कॉन्फिडेंस से लेंगे। तो इस कमीशन को बनाने में जब ये कमीशन इन्होंने बनाया सर जॉन साइमन की सरबराही में, सर जॉन साइमन, जिसको हम आम जबान में साइमन कमीशन कहते हैं, साइमन कमीशन। लेकिन इस कमीशन की एक प्रॉब्लम ये थी, इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। अगर इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंडियंस को कुछ कॉन्फिडेंस में देना था तो लाजमी था इनके लिए, इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू दिस कमीशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द कंसल्टेशन ऑफ इंडियन। और इंडियन लीडर्स को यहाँ इन्होंने अपने एतबार में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जिसकी वजह से इंडियंस इस कमीशन से नाराज हो गई। और जब ये सर जॉन साइमन इंडिया आया और यहाँ पहुंचकर ही यूनाइटेडली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन का बाइकआउट किया और इसको द साइमन वाज ग्रीटेड विथ स्लोगन्स, और एंटी स्लोगन्स दिए गए कि इससे ये बताया गया कि मुस्लिम लीग और दिस कांग्रेस पार्टी ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूनाइट होकर इस कमीशन का बाइकआउट किया और कहा कि हमें इस कमीशन की सिफारिशात, इसकी रिकमेंडेशन हमें तस्लीम नहीं है। और जिस वजह से इस साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया, कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया। और दूसरी जो पार्टियां थी, छोटी बड़ी पार्टियां, इन सबों ने यूनाइटेडली इसकी मुखालफत की। इसके बाद क्या हुआ, अब लॉर्ड अरविन जो था, लॉर्ड अरविन वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड अरविन इस दौर में वाइसराय ऑफ इंडिया था। ये याद रखने की बात है, ये सर जॉन साइमन जब इंडिया आया, इट वाज 1928 में ये इंडिया में आया और इसकी अपोजिशन होगी। अब लॉर्ड अरविन जो था, जो वाइसराय था इंडिया का, और इसने जब ये देखा, वो समझने लगा कि ये जो कमीशन है, किसी न किसी तरह इंडियंस इस कमीशन को तस्लीम करना चाहिए। तो इसलिए उसने एक चाल चली, उसने ये ऐलान किया कि वी विल गिव इंडियंस डोमिनियन स्टेटस। इट वाज एन ऑफर, एक वैग ऑफर थी, इसको कहते हैं वैग ऑफर। वैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह है कि ये एक पेशकश थी कि हम आपको बाइख्तियार बनाएंगे, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हम आपको बाइख्तियार बनाएंगे, और इसके लिए हम आपको एक आने वाले स्पेसिफिक फ्यूचर में हम आपके लिए एक ऐलान करने वाले हैं, आपको हम बाइख्तियार बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके लिए इन्होंने कहा कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसके लिए बुलाने वाले हैं, ताकि हम आपको कुछ मतलब इख्तियार देंगे और हम आपको एक जिस डोमिनियन स्टेट्स जो है ये हम आपको देंगे, यानी आपको विद इन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बाइख्तियार बनाया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार दिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस लीडर्स ने जब ये देखा, इन्होंने समझा कि ये सारा जो है ये खोखले दावे हैं, ये सिर्फ सब्ज बाग हैं, इनको इसके साथ कोई ये मतलब चाहत नहीं रही। तो नतीजा ये निकला
कि इन्होंने इस कमीशन का, इस ऑफर का कोई इसकी तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं दिया, इसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया। तो नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस लीडर्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, JR नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की सरबराही में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि दिसंबर 1930 में बुलाया गया था, सॉरी 1929। दिसंबर 1929 में इस सेशन को बुलाया गया और इसमें ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने अब इंडियंस ने पूरी तरह से ये फॉर्मलाइज किया, ये मशवरा किया, एक सजेशन पास की कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन तस्लीम लेंगे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और इसमें ये मशवरा हुआ, ये सजेशन ये हो गई कि अब हम पूरी आज़ादी यानी फुल फ्रीडम के लिए कोशिश करेंगे, यानी फुल फ्रीडम। यानी लाहौर सेशन में जो कि दिसंबर 1929 में कन्वीन हुआ था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और इसमें यह डिसाइड हुआ कि हम यानी पूरा स्वराज यानी पूरी इंडिपेंडेंस तक हम लड़ेंगे। और इसमें ये भी कहा गया कि हम 31 जनवरी को जो है 31 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। 31 जनवरी it will be 31st January 1930 will be celebrated as the Independence Day। और इस मौके पर इस सेशन में ये प्रॉमिस लिया गया, ये पैलेज लिया गया, यानी एक वादा कराया गया कि हम स्ट्रगल करेंगे, जब तक न हम पूरी आज़ादी देंगे तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे। लेकिन इस सेशन में क्या हुआ, अक्सर लोगों ने इसकी तरफ इतनी कॉपरेशन नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये जो महात्मा गांधी था उसने समझ लिया कि अब जो है लोग जो हैं ये थक गए हैं कि लेकिन उसने इस आज़ादी के ये जो नारा था, स्लोगन था आज़ादी का, इसको अब एक कंक्रीट शेप देनी चाहिए। कंक्रीट शेप का मतलब यह है कि उसने ये समझा कि ये अभी आम लोगों को ये पता नहीं है हमें ये इंडिपेंडेंस से हमें क्या फायदा होगा और हमें क्या जुल्म हो रहा है। इसके लिए उसने इसको ये एक कंक्रीट आइडिया, ये एक आइडिया था लोगों के पास, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। इंडिपेंडेंस आम लोगों के पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उनको इसका कोई पता नहीं था इससे क्या होगा, जब हम आज़ाद होंगे फिर क्या होगा। तो इसलिए महात्मा गांधी ने चाहा कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कंक्रीट आइडिया में तब्दील करेंगे। और इसके लिए उसने एक साल्ट मार्च यानी जो मुख्तलिफ चीज़ों पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी और साल्ट पर भी टैक्स लगाया जाता था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कूप करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, लॉर्ड वाइसरॉय अरविंद को एक ऑफर पेश की जिसमें 11 डिमांड्स थे। और उन डिमांड्स में सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो ये थी कि ये जो सॉल्ट टैक्स है, जो नमक पर जो आप टैक्स लेते हैं, ये नमक हमारा आम गरीब भी खाता है और अमीर भी खाता है। और नमक की इंपॉर्टेंस जो है ये ऐसी ही एक अमीर के लिए भी है, एक गरीब के लिए भी है। इसलिए इस सॉल्ट पर जो टैक्स है जो हमारे गरीब लोगों पर बड़ा बोझ बनता है, इसलिए इस टैक्स को एबॉलिश किया जाए। और ये इसकी प्रोविडेंट डिमांड थी। और इसके अलावा और भी कुछ डिमांडें थी, वो 11 डिमांड्स थे। तो वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जिसको हम सॉल्ट मार्च कहते हैं या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि वो सॉल्ट मार्च क्या था और ये फिर डिमांड्स के साथ क्या हुआ। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें हमें दो चीजें जाहिर होती हैं। एक तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स, उनका एटीट्यूड जो यहाँ मिलता है। और दूसरा हमें साइमन कमीशन एक अहम जो यहाँ हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है वो साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन के साथ इंडियंस ने कैसा रिएक्ट किया और ये साइमन कमीशन जो था ये क्यों बुलाया गया था, और ये मॉडरेट्स और ये जो रेडिकल्स हैं इनका रोल इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रहा है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।